जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमने जाना था। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। तो जैसे हमने वर्णमाला शुरू किया है तो वर्णमाला की आज हम लोगों की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो दूसरी क्लास जो है उसमें हम स्वरों के बारे में बताए थे, लेकिन अब हम यहाँ किसके बारे में बताने वाले हैं? व्यंजन के बारे में। सबसे पहले जैसे वर्णमाला की अगर हम लोग बात करें तो उसमें स्वरों की संख्या कितनी है इसके बारे में पढ़ लिए। अब व्यंजनों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की क्या क्या विशेषता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो व्यंजन है, व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले सवाल यहाँ बनता है कि व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। तो व्यंजन की कुल संख्या अभी तक होती थी 39। अभी तक क्या होती थी? 39। एक और जुड़ गया है, अब वर्तमान में कितना हो गया है? 40 हो गया है। तो ये जो नया वर्ण जुड़ा है, जो नया वर्ण जुड़ा है, ये जो नया वर्ण जुड़ा है, ये गढ़वाली का अड़ा है ना, ये गढ़वाली का अड़ा है। तो इसका जो है अगर ला की हिंदी में देखेंगे ला का उच्चारण, तब इसका दंत हो जाएगा। गढ़वाली में ड़ा की तरह पढ़ा जाएगा तब तो उसका मूर्धा हो जाएगा। तो 2 सवाल यहाँ। तो ये नया वर्ण जुड़ा है, अभी हाल ही में इसको जोड़ा गया है 22 अगस्त को, 22 अगस्त 2024 को, 22 अगस्त 2024 को इसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जोड़ दिया गया है। और ये एक विशिष्ट व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? विशिष्ट व्यंजन है। ये विशिष्ट व्यंजन, ये आपका विशिष्ट व्यंजन है ना, ये विशिष्ट व्यंजन है। तो अब वर्तमान समय में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई। लेकिन अगर मूल व्यंजन की बात करें, मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी संख्या 33 ही है। इसकी संख्या कितनी है? 33 है। अब जो मूल व्यंजन आपके जो 33 हैं, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें देखिए वर्गीय व्यंजन ये है, चाहे आप इनको वर्गीय व्यंजन कहिए और चाहे इनको आप स्पर्श व्यंजन कहिए। वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की बात अगर हम लोग करेंगे तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे क्या है? 25 लिखेंगे। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये भी 33 तो अभी और जोड़ना है। तो देखिए इसी में ही आपका हो जाता है संघर्षी व्यंजन। कौन सा हो जाता है? संघर्षी व्यंजन। चाहे इसको आप संघर्षी कहिए और चाहे इसको आप अंतस्थ व्यंजन कहिए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद अगला जो आपका आता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 25, इन सबको मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 33। तो कितनी संख्या हो जाएगी? 33। उसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे का क्या है। तो अब उसके बाद इसमें जैसे आपने इसको देखा, तो अब इसके अलावा भाई हमको 40 तक पहुंचाना है ना। अभी तक तो हम लोग 33 देखे। वर्गीय व्यंजन, अभी ये सब एक ही चीज आपको बताएंगे। संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ ऊष्म व्यंजन, इसकी विशेषता सब कुछ अभी आपको बताएंगे। अब इसके बाद अन्य व्यंजन और कौन से हैं? अब अन्य व्यंजन में तो अन्य वर्ण जो हैं आपके, अन्य शेष वर्ण, अन्य जो शेष वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? तो भाई जब ये 33 है, 33 मतलब टोटल 40 है, पहले तो 39 था अब 40 हो गया। तो जब 33 निकल गया तो आपका कितना बचा है? 7 बचा है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा है कि जो 33 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 40 होगा। तो और अन्य शेष वर्ण कौन कौन से हैं? अब अन्य जो शेष वर्ण हैं, एक तो आपका विशिष्ट व्यंजन है, एक आपका विशिष्ट व्यंजन है। यह है आपका विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? यही अभी हाल ही में जो जुड़ा है, ये है। विशिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है? तो विशिष्ट व्यंजन की संख्या आप देख रहे हैं 1 है। ठीक। उसके बाद आपके जो है द्विगुण व्यंजन, जिसमें द्विगुण हैं, द्विगुण, आप इसको द्विगुण भी कह सकते हैं, आप इसको उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं। उत्क्षिप्त, आप इसको ताड़न जात भी कह सकते हैं। चलिए यहां नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आगे देखते थे। उसके बाद ये आपका जो है संयुक्त व्यंजन है, 2 वर्णों से मिलकर बना है संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है, विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1 है। तो 4 2 6 1 7, तो मिला के टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। अब अभी हम एक एक विशेषता भी इसकी सीखेंगे, अभी केवल इतना जानिए। अब उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन 4 अगर हैं तो कौन कौन हैं और किन किन वर्णों से मिलकर के बने हैं, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे आपका छा हो गया, छा, आपका त्रा हो गया, आपका ज्ञा हो गया, छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और आपका स्रा हो गया, ठीक। ये 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है। अब ये जो संयुक्त व्यंजन है ये किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो आइए देखिए। जो छा बना है वो आधा का और षष्ठी सा से मिलकर बना है। अब जो षष्ठी सा है ये इसमें छोटा आ भी छुपा हुआ है। ऐसे देखा जाएगा तो 3 वर्ण हो जाएंगे। जब हम छा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें 3 वर्ण आएंगे। और उसके बाद त्रा, तो ता आधा है, उसके बाद रा है, रा यहाँ पूरा हो जाएगा। अब ये ज्ञा है तो ज्ञा आधा जा हो जाएगा प्लस इया हो जाएगा। उसके बाद स्रा है तो ये बड़ा सा हो जाएगा आधा और प्लस रा हो जाएगा। तो इनके मिलने से किसका निर्माण हुआ है? इन व्यंजनों का मतलब संयुक्त व्यंजनों का। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आप देख लिए कितनी है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो कौन सी है? ये 4 है। और ये जो द्विगुण व्यंजन है ये कौन कौन से हैं? तो ये ड़ा है और ढ़ा है। तो ये ड़ा है, ड़ा, ये बिंदी हो जाएगी नीचे और ये ढ़ा है ये, क्योंकि डा और ढा, डा और ढा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन इसके नीचे बिंदी लग जाएगी और इसके नीचे बिंदी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा ड़ा और ये हो जाएगा ढ़ा। इसका द्विगुण हो गया, इसका द्विगुण हो गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको द्विगुण कहते हैं, द्विगुण। और इसी को हम लोग ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़न जात, इसको ताड़न जात भी कहा जाता है। तो आप देख लिए कि व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 40 है। अब पहले कितनी थी? 39 थी। नया वर्ण कौन सा जुड़ा है? ये जो है ये ला और ढ़ा, गढ़वाली में ढ़ा पढ़ेंगे और अपने यहाँ इसको ला। तो ला में इसको देखेंगे तो इसका दंत हो जाएगा उच्चारण स्थान, और ढ़ा में देखेंगे तो इसका मूर्धा हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई। संघर्षी या अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो गई। उस व्यंजन की संख्या 4 हो गई, ठीक। अब ये जो संघर्षी या वर्गीय व्यंजन है, ये संघर्षी हैं, ऊष्म हैं, विशिष्ट हैं, उच्छिप्त हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो ये हैं, ठीक। देखिए, जो व्यंजन है ये कहीं ना कहीं स्वरों की सहायता से ही बना हुआ है, ये सिंगल नहीं है, लेकिन स्वर जो हैं वो सिंगल हैं। तो ये जो व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बना है, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से। अब ये स्वरों की सहायता से बना है, स्वरों की सहायता से बना है, स्वरों की सहायता से बना है। अगर ये सादा व्यंजन रहेगा, सिर्फ सादा व्यंजन, तो ये का रहेगा। ये का लिखना है तो इसके नीचे हलंत। इसका मतलब ये हो गया कि ये आधा व्यंजन है। क्या है? आधा व्यंजन है, ठीक। जब इसमें प्लस छोटा आ जाएगा, अब ये पूरा व्यंजन हो गया। ये का नीचे से हलंत हट गया, अब ये आपका हो गया पूरा व्यंजन। ये आपका पूरा व्यंजन हो गया, पूरा व्यंजन हो गया, ठीक। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए व्यंजन का वर्गीकरण, मतलब कह सकते हैं कि व्यंजन का विभाजन। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर व्यंजन का विभाजन देखा है, तो आइए इसी व्यंजन के विभाजन के एक एक क्रम, एक एक श्रेणी को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा था? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है। अब इसमें कहाँ तक है? इसमें का से लेकर के मा तक है, का से लेकर के मा तक है। अब जो का से लेके मां तक है, इसमें कौन कौन सा है? जैसे का की लाइन में का है, का अंगा है। इसमें कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5। कितने अक्षर? 5। तो जब 5 अक्षर हो गए तो इसी क्रम में इधर से भी 5 हैं, इसी क्रम में इधर से 5, इसीलिए 25, इसीलिए इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्गीय वर्ग तरीके से बन रहा है। तो इसके सामने वाले को मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं का वर्ग।
मतलब का वर्ग में हमारे कितने वर्ण होते हैं, मतलब कितने अक्षर होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, ये वाला जो आपका होता है ये पंचमाक्षर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम। इसको क्या कहते हैं, प्रथम। संधि वगैरह में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, इसको पंचमाक्षर कहते हैं। तो हर वर्ग का पंचमाक्षर या हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसी को पंचमाक्षर कहते हैं। और ये जो पंचमाक्षर होता है ये नासिक वर्ण होता है, क्योंकि ना, अंगा, अड़ा ऐसे करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जैसे आपका का वर्ग हो गया, का वर्ग की तरह आपका चा वर्ग भी आ जाएगा, टा वर्ग भी आ जाएगा, पा वर्ग भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो हमने क्या बताया, का से लेके मा तक वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, और ये इनकी संख्या 25 है। इस लाइन को प्रथम, इस वाली लाइन को नीचे तक, पांचों तक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इसके हर अक्षर के अंतिम को पंचमाक्षर कहते हैं। तो आपने इसको देख लिया। तो पंचमाक्षर जो है ये अनुनासिक वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण किसी भी व्यंजन के नीचे यदि हलंत लग गया तो वो आधा हो जाता। हमने आपको बताया, जैसे ये का है, इसके नीचे हलंत लग गया तो ये आधा हो गया। जब इसमें हम लोग छोटा आ जोड़ देंगे तब ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्वरों की सहायता से बना है, मतलब जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब स्वरों की सहायता से बने हैं। इसको हम लोग कहते हैं वर्ण, इसको कहते हैं वर्ण, इसको कहते हैं वर्ण। दो वर्णों के मेल से जो नया बनता है इसको हम लोग कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं, इसको अक्षर, जिसका क्षय ना हो। तो आपने देखा वर्गीय। अब वर्गीय के बाद संघर्षी व्यंजन हम लोग देख लेते हैं। संघर्षी को अंतस्थ व्यंजन, अंदर से जो आवाज आती है, जैसे या, रा, ला, वा, मतलब देख रहे हैं पेट पचक जा रहा, या बोलते हैं, जब या बोलते हैं या, रा, देखिए तो अंदर से संघर्ष करके ये आ रहा है, हम लोग इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। संघर्षी भी कहते हैं। संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। ये कौन कौन है, या है, उसके बाद रा है, उसके बाद ला है, उसके बाद वा है। तो या, रा, ला, वा, ये कौन से व्यंजन हैं, ये हमारे अंतस्थ या फिर संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म सा, ऊष्म सा। तो इसमें जिसमें सबसे ज्यादा सा का प्रयोग किया गया है वही हमारा क्या है, ऊष्म है। अब ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। कौन कौन है, इसमें बड़ा सा हो जाएगा, ये षष्ठी सा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, ये हा हो जाएगा। ठीक, शा, 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 हा। सीटी मार वाला है शा, सा, सा, हा। इस तो देखिए 25 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ये कुल मिला के हो गए 33। अब इसमें जो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। छा, स्रा, त्रा, ज्ञा, ये 4 है, ये 4 है। उसके बाद में एक आपका दो आपके उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त 2 हैं। एक कौन सा है, ड़ा, एक कौन सा है, ढ़ा। ठीक, उसके बाद अगला आपका कौन सा है, विशिष्ट व्यंजन की संख्या 1 है। इसकी संख्या 1 है तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये है आपका। ठीक, अब इनकी विशेषता वगैरह हम लोग देख लेते हैं। हमने जैसे आपको बताया कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपको रटा होना चाहिए, है ना, का से लेके मा तक। पंचमाक्षर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ये। अब ये हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ण हैं कि जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसमें खड़ी पाई ही नहीं है। तो जिसमें खड़ी पाई नहीं है उनको हम लोग लोटनिक, लोटा की तरह बने होते हैं, टेढ़े मेढ़े, और जो खड़ी पाई वाले हैं उनकी संख्या है 22, उनकी संख्या लोटनिक की 9, और उसके बाद जो खड़ी पाई को पार करने वाले हैं मात्र केवल 2 ही वर्ण हैं। तो उनकी संख्या कितनी है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, देखिए जो खड़ी पाई को पार करने वाले हैं, खड़ी पाई को पार करने वाले अक्षर हम लोग यहाँ अक्षर कहेंगे।
पार करने वाले अक्षर, एक का है और एक फा है। इन दो वर्ण के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक का है और एक फा है। ये आपकी खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई। अब इसको ये पार कर रहे हैं, ये देखिए फा आपका हो गया, ये इसको पार कर रहे हैं, ये। अब इसको आधा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको आधा लिखने के लिए ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे। इसको आधा लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। का के नीचे हलंत लगा देंगे तो भी आधा हो गया, फा के नीचे हलंत लगा देंगे तो भी आधा हो गया, ठीक। लेकिन अगर इसको अक्षर की तरह लिखना है तो आप ऐसे लगाएंगे हिंदी में। ये तो हम लोग ज्यादातर संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तद्भव शब्दों में ये आएंगे और तत्सम शब्दों में ये आएंगे। तो ये आपके खड़ी पाई को पार करने वाले अक्षर। तो खड़ी पाई को पार करने वाले अक्षरों की संख्या कितनी है? 2 है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर यही आपके हैं वर्गीय व्यंजन, है ना। इसको इसलिए हमने पहले ही लिख दिया। अब देखिए इसको आपको समझना क्यों है, जब आप व्यंजन संधि पढ़ोगे इसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक। कोई भी शिरोरेखा है, ये आपकी शिरोरेखा है, ये खड़ी पाई है, इसको कहते हैं शिरोरेखा, जो ऊपर सिर के ऊपर लगी है, शिरोरेखा। इसको कहते हैं खड़ी पाई, ये आपकी खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई है, ठीक। शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगती है, जैसे ये शिरोरेखा है, तो शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगती है, जब ये बिंदी हटेगी तो आधा वर्ण कौन सा बनेगा? जैसे गंगा, आप ऐसे लिखते हो, गंगा, गंगा। अब बिंदी यहां से हटाना है, ये जो बिंदी लगी है इसको हटाना है, तो जब ये बिंदी हटेगी तो यहां पे आधा आएगा। तो सब ज्यादातर कहते हैं ना आएगा, ना आएगा, ना आएगा, माँ आएगा। लेकिन देखिए ये खड़ी पाई शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी है, इस बिंदी के तुरंत बाद वाला जो वर्ण है वो गा है। तो गा किस वर्ग का है? का वर्ग का, गा। और का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? अंगा है। पंचमाक्षर कौन सा है? अंगा है। तो अब गा हट है यहां, तो मान लो बिंदी हमें हटाना है तो अंगा लिखना पड़ेगा, फिर गा लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये गलत है, अभी भी गलत है। क्यों गलत है? ये पूरा अंगा है, और ये जब बिंदी यहां से हटेगी, यहां पे जो अक्षर या वर्ण आएगा वो आधा आएगा। तो इसको आधा करने के लिए हमने आपको क्या बताया है? इसको आधा करने के लिए आप गंगा, हो गया आधा। अब ये गंगा हो गया। जैसे मान लो चम्मच लिखना है, चम्मच, चम्मच। अब यहां क्या लगेगा? ये सही है, गलत है? देखिए ये आधा है, ये भी है। तो चाहे आप इसको लगाइए और चाहे आप इसको लगाइए, दोनों एक साथ आप नहीं लिख सकते हो ना। हाँ, ये जब बिंदी हटेगी, देखो ये बिंदी हटेगी, बिंदी के तुरंत बाद कौन सा है? माँ है, माँ। अब माँ किस वर्ग का है? देखिए ये माँ किस वर्ग का है? पा वर्ग का। और पा वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? माँ ही है। और पंचमाक्षर को ही आधा लिखना है अगर बिंदी हटेगी तो। अब ये माँ यहाँ आ जाएगा, अब ये यहाँ नहीं रहेगा, ये अब ये आपका जाके सही हुआ, नहीं गलत हो जाता, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे पढ़ना है। उसके बाद हम आपको जब सघोष अघोष पढ़ाएंगे, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ाएंगे, व्यंजन संधि आपको पढ़ाएंगे, तो इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये जो हमारे हैं, ये प्रथम, हर वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण। हर वर्ग का कौन सा है? प्रथम वर्ण है। ये वाला जो है हर वर्ग का द्वितीय वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है ना। अंगा, ञा, ङा, ना,
माँ, तो नाक और आँख कान सब इसमें सिकुड़ रहा है। ठीक, आगे आपको बताएंगे। तो ये आपका है टोटल वर्ग। तो इसको अगर आप जाने रहेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, हर वर्ग का दूसरा चौथा, क्या होता है, कैसे होता है, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सब आपको इसी में मिलेगा। तो इसके बाद वाला सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, और ये जो खड़ी पाई वाली बिंदी हटाने की, अगर इसको आप जाने रहेंगे तो उसको आप फटाफट लगा देंगे। उसके बाद राग के भेद और जो भी चीजें हैं इसके बाद वाली क्लास में हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।